चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने 12 मासा कविता की पहली दो कविताओं की सप्रसंग व्याख्या जानी। अब हम तीसरे काव्यांश के बारे में जानेंगे। तीसरा काव्यांश में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने क्या बताया है। काव्यांश इस प्रकार है बच्चों। लागेऊ माह परे अब पाला, बिरह काल भययु जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हहली अधिको हे कापे। आई सूर होई तपुरे नाहा, ते बिनु जाड़ न छूटे माहा। एहि मास उपजय रस मूलू, तू सो भवर मोर जोवन फूलू। नैन चुवही जस माहुट नीरू, तेहि जल अंग लाल सर चीरू। टूटही बूंद परही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गे नहीं हार रही होई डोरा। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भाडोल। तेहि पर बिरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। काव्यांश इस प्रकार था बच्चों। संदर्भ पहले जैसा ही है। आइए प्रसंग के विषय में जाने। प्रसंग में जायसी जी ने क्या बताया है। इसमें माघ के महीने में जाड़े से कांपती नागमती की विरह दशा का वर्णन देखने को मिलता है। इस मास में वर्षा का आना और पवन का बहना, हवा का बहना विरह ताप को बढ़ा रहा है। देखिए बच्चों, पहले वाले काव्यांश में अगहन मास के बारे में कवि ने बताया। दूसरा आपने जो पढ़ा उसमें कवि ने पूस मास के बारे में बताया। अब जो आप पढ़ रहे हो उसमें माघ मास के बारे में कवि ने बताया है कि किस प्रकार से माघ के महीने में जाड़े से कांपती नागमती की विरह दशा दिखाई पड़ रही है। चलिए व्याख्या जाने बच्चों। माघ मास लग गया है, यानी माघ का महीना आ गया है। इसके प्रारंभ होते ही चारों ओर पाले का प्रभाव दिखाई देने लगता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है, जब सर्दी अधिक बढ़ती है तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ने लगता है। इसके प्रारंभ होते ही चारों पाले का प्रभाव दिखाई देने लगता है, ओस पड़ने शुरू हो जाती है। और क्या होता है, चारों तरफ कोहरा छाने लगता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो नागमती क्या कह रही है। नागमती कहती है कि मेरे लिए तो जाड़े के इन दिनों में विरह है वो मृत्यु के समान है। विरह जो इनकी कष्ट है, वेदना है, जो पीड़ा है, वो किसके समान बता रही हैं, मृत्यु के समान बता रही हैं। इस मास में रूई के कपड़ों से जो अपने शरीर को ढक कर रखता है वही जीवित बच सकता है। वो कह रहे हैं कि जो रूई के कपड़ों को, यानी गर्म कपड़ों के बारे में बता रहे, गर्म कपड़ों से जो अपने शरीर को ढक कर रखता है वही जीवित बच सकता है। जो पूरे कपड़े नहीं पहनता उसका शरीर हिल कर काँपता रहता है। जो गर्म वस्त्र को धारण नहीं करता है उसका शरीर फिर ठंड से काँप कर हिलता रहता है। इस भयंकर सर्दी में हे नाथ, तुम सूर्य की गर्मी बनकर मेरे पास पहुंच जाओ। उन्होंने क्या बोला है कि नाथ जैसे भी हो आप समय निकाल करके हमारे पास सूर्य बन करके आ जाओ। तुम्हारे यहाँ आए बिना यह माघ महीना है, जो माघ मास का जाड़ा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि माघ महीने का जो ठंड है, जाड़ा है, वह मेरा पीछा वो नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है वो मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। जो बसंत ऋतु में फूल रूप में प्रकट होते हैं, उन फूलों में माघ का महीना रस का मूल उत्पन्न करता है। जो बसंत ऋतु में फूल खिल करके मन को मोहते हैं, अपनी सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैलाते हैं, उस महीने में भी ये फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे उसमें मूल रस उत्पन्न हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पति चला गया था तब मुझ में काम भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। कहने का मतलब तब मेरे आकर्षण की भावना नहीं थी, वह अब उत्पन्न हो गई है। अतः अब उसे भ्रमर बनकर वहाँ आ जाओ। आप भौरा जिस प्रकार मंडराता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप भौरा बन करके यहाँ पर आ जाओ। मेरे नेत्रों में बहने वाले आंसू मेघ की वर्षा की झड़ी के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ नागमती जो
रो रही हैं, जो उनके आँखों से अश्रु बह रहे हैं, वो मेघ की वर्षा की झड़ी है उसके समान प्रतीत होते हैं। इस झड़ी के कारण मेरे शरीर के कपड़े गीले हो गए। इस अश्रु बहने के कारण मेरे जो कपड़े हैं वो गीले हो गए हैं, भीग गए हैं। अब वे ठंडे होकर के मुझे बाण के समान चुभ रहे हैं। गीले कपड़े जो मैंने पहन रखा है वो बाण के समान चुभ रहा है। जब बूंदें टूट करके नीचे गिरती हैं तो वे ओलों के समान प्रतीत होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बूंद गिर रही हैं वो किसके समान बताई हैं? ओलों के समान बताया गया है। यह पवन जो बिछुड़ हवा है वह झोरे झोरे मार करके मुझे और मेरे शरीर को और अधिक ठंडे प्रदान कर रही है, उससे और अधिक ठंड लग रही है। हवा चलने के कारण मेरा शरीर और थर काँप रहा है। इस समय में कोई श्रृंगार भी मैं नहीं कर सकती और न ही मैं रेशमी वस्त्र धारण कर सकती हूँ। मैंने गले में कोई हार भी नहीं पहन रखा है, क्योंकि मैं स्वयं ही उस हार के डोरे के समान पतली हो गई हूँ। मतलब मेरी जो शरीर है किसके समान हो गया है? पतली रस्सी के समान हो गया है। हे प्रिय, तुम्हारे बिना मैं तुम्हारे विरह में सूख कर बिल्कुल तिनके की भांति हो गई। अपने आप को इन्होंने किसके समान बताया है? तिनके की भांति। जब घास सूख जाती है तो किसके समान बन जाती है? तिनके की भांति हो जाती है। यह शरीर वृक्ष की भांति हिल रहा है। जैसे वृक्ष हिलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से यह शरीर भी हिल रहा है। इस पर भी विरह मुझे जलाकर राख बनाए दे रहा है। इस पर भी यह दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा मेरे शरीर को राख बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर को राख बना रही है। इस राख को उड़ा देना चाहता है और इसको फिर राख बना करके इसे क्या करना चाहता है? ठंड क्या करेगी? इसे उड़ा ले जाएगी। यह बच्चों काव्यांश की व्याख्या थी। आइए विशेष के बारे में जाने। विशेष में क्या है? इसमें माघ मास की भयंकर ठंड का वर्णन कवि ने किया है और इसके अलावा नागमती की विरह व्यथा को भी बताया है। यहाँ पर प्रकृति के बारे में भी बताया गया है। भाषा कैसी है? भाषा अवधी है और इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार बच्चों ये काव्यांश की व्याख्या थी। धन्यवाद बच्चों।